दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पॉइसन तथा लाप्लास समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम पॉइसन तथा लाप्लास समीकरण विभिन्न निकायों में अर्थात विभिन्न निर्देशांक पद्धतियों में लाप्लास संकारक क्या होगा एवं परिसीमा प्रतिबंध या बाउंड्री कंडीशन क्या है, इन तीनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विस्थापन सदिश D के लिए परिसीमा प्रतिबंध भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइसन तथा लाप्लास समीकरण। चूंकि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को विद्युत विभव के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य जो संबंध है E इज इक्वल टू माइनस डेल वी वो पहले निकाला हुआ है। सो E इक्वल टू माइनस डेल फाई, और यहां पर ये जो फाई है इसे हम विद्युत विभव कहते हैं, जबकि E विद्युत क्षेत्र है। दोनों और डाइवर्जेंस या अपसरण लेने पर, तो अगर दोनों तरफ हम डाइवर्जेंस लेते हैं, डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट, सो डेल डॉट को डाइवर्जेंस, सिंपल डेल होगा तो उसको ग्रेडियंट और डेल क्रॉस होगा तो उसको कर्ल बोलते हैं। तो हम इस समीकरण के दोनों तरफ अपसरण या डाइवर्जेंस लेते हैं। सो ये समीकरण क्या हो जाएगी, डेल डॉट ई इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट डेल फाई। अब डेल डॉट डेल का मतलब डेल स्क्वायर, सो डेल डॉट इक्वल टू माइनस डेल डॉट डेल फाई, एंड डेल डॉट डेल मैंने कहा है डेल स्क्वायर, क्योंकि ए डॉट ए होता है ए स्क्वायर, उसी प्रकार डेल डॉट डेल का मतलब डेल स्क्वायर। सो डेल डॉट इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर फाई। अब गॉस प्रमेय से डेल डॉट इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये जो एप्सिलॉन जीरो है ये वास्तव में निर्वात की विद्युतशीलता है, जबकि रो आयतन आवेश घनत्व है। तो रो आयतन आवेश घनत्व है। सो अगर हम इस समीकरण और इस समीकरण की तुलना करें तो हमें क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और ये जो समीकरण आई है इसे हम पॉइसन समीकरण कहते हैं। सो डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यदि जिस क्षेत्र में हम गॉस प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं वहां कोई भी आवेश नहीं हो, अर्थात रो का मान जीरो हो, तो जैसे आप रो को जीरो करोगे ये समीकरण बन जाएगी डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू जीरो। और ये जो हमें समीकरण मिली है इसे हम लाप्लास समीकरण कहते हैं। तो पॉइसन समीकरण ये है और लाप्लास समीकरण ये है। लाप्लास समीकरण केवल आवेश मुक्त क्षेत्र के लिए मान्य है, क्योंकि लाप्लास समीकरण के लिए हमने रो को जीरो लिया है, इसलिए लाप्लास समीकरण केवल आवेश मुक्त क्षेत्र के लिए मान्य है। डेल स्क्वायर एक अदिश राशि है जो लाप्लास संकारक कहलाती है। विभिन्न निर्देशांक पद्धतियों में लाप्लास संकारक, तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्तीय निर्देशांक पद्धति, गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति और बेलनीय ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति, तीनों के अंदर लाप्लास संकारक निकालते हैं, लाप्लास समीकरण निकालेंगे और साथ में पॉइसन समीकरण भी निकालेंगे। सो विभिन्न निर्देशांक पद्धति में लाप्लास संकारक। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में, अब कार्तीय निर्देशांक पद्धति में कोऑर्डिनेट या निर्देशांक आप लेते हैं एक्स वाई जेड। सो एक्स वाई जेड निर्देशांक कार्तीय निर्देशांक कहलाते हैं। अब यदि हम एक्स वाई जेड के टर्म्स में डेल स्क्वायर लें तो डेल स्क्वायर होता है डेल टू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाई डेल वाई टू प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड टू। अब लाप्लास समीकरण ये है और डेल स्क्वायर हमारा ये है, तो अगर मैं इस डेल स्क्वायर की जगह ये वैल्यू यहां पर रखूं तो मेरे को क्या मिलेगा, डेल टू फाइव बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू फाइव बाई डेल वाई टू प्लस डेल टू फाइव बाई डेल जेड टू इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ये
कार्तीय निर्देशांक पद्धति में पॉसो समीकरण है। और यदि हम रो का मान 0 कर दें तो ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है ये लाप्लास समीकरण है कार्तीय निर्देशांक पद्धति में। ये हमारी लाप्लास समीकरण है। गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में, गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में निर्देशांक होते हैं आर थीटा फाई। तो आर थीटा फाई निर्देशांक गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक कहलाते हैं। अब यदि हम आर थीटा फाई के टर्म्स में डेल स्क्वायर लिखें तो डेल स्क्वायर हमारा ये है, पॉसो समीकरण ये है। अब यहां पर मैं ये जो फाई वास्तव में विद्युत विभव था, इस फाई की जगह मैं v काम में लूंगा क्योंकि फाई ऑलरेडी यहां पर कोऑर्डिनेट के लिए काम में आ गया है। तो यहां पर फाई पहले से ही है, इसलिए इन दोनों फाई को अलग अलग दिखाने के लिए मैंने इसको v लिख दिया है। अब इस डेल स्क्वायर की जगह अगर हम ये मान यहां पर रखें तो गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में पॉसो समीकरण हमें क्या मिलेगी? 1/r² डेल बाई डेल आर, r² डेल बाई डेल आर प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 बाई डेल फाई 2। और ये हमारा v है, सो v इज इक्वल टू -ρ/ε0। ये पॉसो समीकरण हो गई। और लाप्लास समीकरण के लिए रो को हम 0 कर देते हैं तो गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में लाप्लास समीकरण हमें ये मिलेगी। तो ये हमारी लाप्लास समीकरण है गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में, जबकि ये पॉसो समीकरण है गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में। अब अगली निर्देशांक पद्धति है बेलनी ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। बेलनी ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में आर फाई जेड हमारे निर्देशांक होते हैं। तो ये निर्देशांक बेलनी ध्रुवीय निर्देशांक कहलाते हैं। पॉसो समीकरण ये है, सो इस डेल स्क्वायर की जगह मैं ये मान रख देता हूं और फाई की जगह मैं वापस v रखता हूं। सो पॉसो समीकरण बेलनी ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में आ जाएगा 1/r डेल बाई डेल आर, r डेल बाई डेल आर प्लस 1/r² डेल 2 बाई डेल फाई 2 प्लस डेल 2 बाई डेल z2 v इज इक्वल टू -ρ/ε0। और लाप्लास समीकरण के लिए मैं रो को 0 कर देता हूं। तो लाप्लास समीकरण हमें बेलनी ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में यह प्राप्त हो गई है। तो ये हमारी लाप्लास समीकरण है। अब परिसीमा प्रतिबंध या बाउंड्री कंडीशन, इसे सीमांत प्रतिबंध भी हम कह सकते हैं। यदि समांगी माध्यम के स्थान पर हम दो विभिन्न माध्यमों से निर्मित क्षेत्र पर विचार करें तो हमारे पास में दो अलग अलग माध्यम है, उससे निर्मित एक क्षेत्र है, न कि समांगी माध्यम है। तो इन माध्यमों की सीमा अर्थात माध्यमों को पृथक करने वाले अंतरापृष्ठ पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र कुछ प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। ये प्रतिबंध या शर्तें परिसीमा प्रतिबंध कहलाती हैं। तो परिसीमा प्रतिबंध क्या है? हम एक ऐसे क्षेत्र पर विचार करते हैं जिसमें दो अलग अलग माध्यम हैं, तो उन माध्यमों को सेपरेट करने वाली जो सरफेस है या अंतरापृष्ठ है, वहां पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र कुछ प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। ये प्रतिबंध ही परिसीमा प्रतिबंध कहलाते हैं। ये प्रतिबंध यदि माध्यम के एक और क्षेत्र का मान ज्ञात हो, क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र भी हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र भी हो सकता है, तो माध्यम के दूसरी ओर हम क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि माध्यम के एक और क्षेत्र का मान ज्ञात हो तो इन प्रतिबंधों की सहायता से हम माध्यम के दूसरी ओर क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये माध्यम के दूसरी ओर क्षेत्र का मान ज्ञात करने में उपयोगी हैं। अब E तथा D के लिए परिसीमा प्रतिबंध तथा H एवं B के लिए परिसीमा प्रतिबंध हैं। यहां पर हम केवल E तथा D के लिए परिसीमा प्रतिबंध का मान ज्ञात करेंगे। H तथा B के लिए परिसीमा प्रतिबंध यहां पर हमारे कोर्स में नहीं है। तो E तथा D के लिए परिसीमा प्रतिबंध, यहां पर E विद्युत क्षेत्र,
तथा डी विद्युत विस्थापन सदिश है। हम एक ऐसे क्षेत्र पर विचार करते हैं जहां दो परावैद्युत माध्यमों की विद्युतशीलताएं क्रमशः ε1 तथा ε2 है एवं विद्युत क्षेत्र का मान E है। ये हमारा डायग्राम, माध्यम 1 ये है, माध्यम 2 ये है। यहां पर विद्युतशीलता ε1 और यहां पर विद्युतशीलता ε2 है। अब मैं क्या करता हूं, इस माध्यम 1 में विद्युत क्षेत्र E1 लेता हूं और माध्यम 2 में विद्युत क्षेत्र E2 मानता हूं। तो E1 तथा E2 क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय माध्यमों के विद्युत क्षेत्र हैं। अब यदि मैं इस E1 को स्पर्शरेखीय दिशा में या टेंजेंशियल डायरेक्शन में एंड नॉर्मल डायरेक्शन में या अभिलंब दिशा में वियोजित करूं तो स्पर्शरेखीय घटक E1t और अभिलंब घटक E1n। तो E1 इक्वल टू E1t प्लस E1n। इसी प्रकार हम E2 को स्पर्शरेखीय दिशा में तथा अभिलंब दिशा में वियोजित करें तो स्पर्शरेखीय घटक E2t और अभिलंब घटक E2n। सो E2 इक्वल टू E2t प्लस E2n। अब हम क्या करते हैं, माध्यमों की परिसीमा पर एक आयताकार पथ लेते हैं। तो आयताकार पथ हमने यहां पर ए बी सी डी लिया है और यह पथ इस प्रकार है कि ए बी और सी डी इनकी लंबाई dl जबकि बी सी एंड ए डी की लंबाई dt है और dt का मान अत्यंत अल्प है। अर्थात ये जो मैं आयत लिया है इसमें बिंदु A तथा D अत्यंत समीप हैं। अभी हमारा डायग्राम, चूंकि विद्युत क्षेत्र E संरक्षित क्षेत्र है इसलिए एकांक धनावेश को बंद पथ A B C D A के अनुदिश ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। तो यदि मैं एकांक धनावेश को A से B, B से C, C से D और D से A अर्थात इस बंद पथ में लेकर जाऊं तो किया गया कार्य का मान शून्य होगा, यह कोई कार्य नहीं किया जाएगा। सो किया गया कार्य W इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एल इक्वल टू 0 एंड एफ होता है QE। एफ का मतलब आवेश Q पर विद्युत क्षेत्र E में लगने वाला बल। तो इस F की जगह QE लिख सकते हैं एंड Q एकांक धनावेश है इसलिए इसका मान 1। सो F क्या हो जाएगा E। सो इंटीग्रेशन E डॉट डी एल इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं, ये जो बंद पथ है इसको मैं खोल देता हूं। तो इसके 4 भाग होंगे, इंटीग्रेशन A टू B, इंटीग्रेशन B टू C, इंटीग्रेशन C टू D एंड इंटीग्रेशन D टू A। सो इंटीग्रेशन A टू B E डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन B टू C E डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन C टू D E डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन D टू A E डॉट डी एल और ये हमारा 0 होगा। अब हम क्या करें, A से B हम जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में और हम भी इसी दिशा में गति कर रहे हैं इसलिए थीटा का मान 0 डिग्री होगा और cos 0 हमारा 1 होता है। सो इस dl की जगह dl और E डॉट dl को खोलोगे तो E dl cos थीटा, थीटा 0 है, cos 0 का मान हो गया 1। सो dl और E यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो हमारा E1t है। सो E1t dl। अब यहां की बात करें सो B टू C तो मैं आधा भाग विद्युत क्षेत्र E1 में और आधा भाग विद्युत क्षेत्र E2 में मान लेता हूं। तो आधा भाग माध्यम 1 में, आधा भाग माध्यम 2 में है तो इसके 2 टुकड़े कर देते हैं। सो E1n dt by 2, E2n dt by 2। सो dl हो गया dt by 2 एंड dt by 2। अब इसमें यहां पर विद्युत क्षेत्र E1n और यहां पर विद्युत क्षेत्र E2n। E1n भी ऊपर की तरफ है, E2n भी ऊपर की तरफ है और हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं इसलिए थीटा हमारा 180 डिग्री एंड cos 180 डिग्री होता है -1 इसलिए यहां पर हमने माइनस लगाया है। ऊपर वाले भाग के लिए विद्युत क्षेत्र E1n, नीचे वाले भाग के लिए विद्युत क्षेत्र E2n। सो माइनस E1n dt by 2 माइनस E2n dt by 2
अब सी डी भाग लें तो आप इधर जा रहे हो और विद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में है जो कि ई टू टी है। सो थीटा हमारा 180 डिग्री एंड कॉस 180 वापस -1, सो ये -1 ई टू टी, और ये जो दूरी है ये हमारी डी एल, सो डी एल। अब लास्ट वाला जो पार्ट है डी टू ए, इसमें आधा भाग माध्यम 2 में, आधा भाग माध्यम 1 में है। हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये विद्युत क्षेत्र भी ऊपर की ओर लग रहे हैं, इसलिए थीटा हमारा 0 होगा, इसलिए दोनों में हमने प्लस लिया है। आधा भाग ऊपर में और आधा भाग नीचे लिया है, इसलिए dt/2 और dt/2। इसमें विद्युत क्षेत्र E2n, सो E2n, इसमें विद्युत क्षेत्र E1n, सो E1n। सो हमें ये समीकरण प्राप्त होगी। अब dt का मान अत्यंत कम है, सो dt टेंड्स टू 0। सो ये भी 0, ये भी 0, ये 0 और ये 0, तो हमें क्या मिलेगा? E1t dl माइनस E2t dl इक्वल टू 0। से E1t dl माइनस E2t dl इक्वल टू 0, dl कॉमन ले लो, तो आ जाएगा E1t इक्वल टू E2t। E1t माध्यम 1 में विद्युत क्षेत्र का स्पर्शरेखीय घटक, ये माध्यम 2 में विद्युत क्षेत्र का स्पर्शरेखीय घटक, तो विद्युत क्षेत्र के स्पर्शरेखीय घटक बराबर है या समान है। E1t इक्वल टू E2t। इस प्रकार E का अर्थात विद्युत क्षेत्र का स्पर्शरेखीय घटक दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सीमा या परिसीमा के अनुदिश समान रहता है। इसे हम लिख सकते हैं कि ET परिसीमा के परितः सतत है, कंटिन्यूअस है। अब विद्युत विस्थापन सदिश D होता है एप्सिलॉन E। इसका मतलब D के अगर मैं 2 टुकड़े करूं, dt प्लस dn, सो E1t क्या आ जाएगा? d1t अपॉन एप्सिलॉन 1, और ये क्या आ जाएगा? d2t अपॉन एप्सिलॉन 2, क्योंकि dt क्या होगा? एप्सिलॉन ई टी, सो ई टी यहां से मिलेगा dt अपॉन एप्सिलॉन। इसके लिए विद्युतशीलता एप्सिलॉन 1, इसके लिए एप्सिलॉन 2, सो हमें मिलेगा d1t अपॉन एप्सिलॉन 1 इक्वल टू d2t अपॉन एप्सिलॉन 2। अब एप्सिलॉन 1 तथा एप्सिलॉन 2 बराबर नहीं है, तो d1t और d2t भी बराबर नहीं होंगे। सो d1t इज नॉट इक्वल टू d2t, अर्थात विद्युत विस्थापन सदिश का स्पर्शरेखीय घटक परिसीमा के परितः सतत नहीं है, यह दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सीमा के अनुदिश समान नहीं रहता है। अतः D का स्पर्शरेखीय घटक दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली परिसीमा के अनुदिश समान नहीं रहता है, या dt परिसीमा के परितः सतत नहीं है। अब हम क्या करते हैं? हम माध्यम 1 में विद्युत विस्थापन सदिश D1 और माध्यम 2 में विद्युत विस्थापन सदिश D2 लेते हैं। इस D1 और D2 के भी हम स्पर्शरेखा के अनुदिश और अभिलंब दिशा में घटक लेते हैं। तो D1 का स्पर्शरेखीय घटक D1t, अभिलंब घटक D1n, और D2 का स्पर्शरेखीय घटक D2t और अभिलंब घटक D2n। हम दोनों माध्यमों की परिसीमा पर एक डिस्क पर विचार करते हैं तथा इस डिस्क का अक्ष परिसीमा के लंबवत है। तो यहां पर हम एक डिस्क ले लेते हैं, ये डिस्क। अब डिस्क बहुत पतली होती है। डायग्राम में दिखाने के लिए हमने डिस्क के स्थान पर एक बेलन दिखाया है, एक सिलेंडर दिखाया है। तो डिस्क की अवस्था में ये dt हमारा बहुत छोटा हो जाएगा, ये नगण्य हो जाएगा। माना डिस्क की मोटाई अत्यंत अल्प है, अर्थात dt का मान अत्यंत कम है, तो गाउस प्रमेय से डेल डॉट डी इक्वल टू रो होता है। यहां रो मुक्त आकाश का आवेश घनत्व है। अब मैं क्या करता हूं, इसका दोनों तरफ आयतन समाकलन ले लेता हूं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन लेता हूं। तो वो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट डी डीवी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी। यदि सतह पर कोई मुक्त आवेश नहीं हो तो रो का मान 0 होगा। तो इस रो को जैसे 0 करोगे ये हमारा 0 आ जाएगा या नियतांक आ जाएगा।
सो वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट डी डीवी इक्वल टू 0, और यहां से हमें मिलेगा अपसरण प्रमेय के उपयोग से हम इस आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित कर देते हैं। सो वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट डी डीवी हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस। ये वास्तव में डी डॉट डी एस इस प्रकार है, हमने इस डी एस वैक्टर को एन कैप इंटू डी एस लिखा है। ये एन कैप इस डी एस के अभिलंब दिशा में एकांक सदिश है, यह यूनिट वेक्टर है। अब ये हमारा डायग्राम था। चूंकि dt का मान अत्यंत कम है, इसलिए यदि मैं इसे खोलूं तो ये जो तीसरा कर्व पाथ है, ये वाला, इसका क्षेत्रफल हमारा 0 होगा। तो ऊपर की तरफ क्षेत्रफल ds, इधर क्षेत्रफल इस दिशा में ds। अब इस दिशा में विद्युत क्षेत्र d1n और यहां पर विद्युत क्षेत्र d2n। तो अगर मैं यहां की बात करूं तो d1n इस दिशा में और ds भी इसी दिशा में है, तो थीटा हमारा 0 डिग्री हो गया और cos 0 होता है 1, इसलिए ये क्या आ जाएगा d1n ds। और अगर यहां लूं तो ds तो मेरा इस दिशा में आएगा और d2n इस दिशा में है, तो थीटा आ जाएगा 180 डिग्री और cos 180 का मान -1, इसलिए यहां पर हमने माइनस लगा दिया है। सो d1n ds माइनस d2n ds इक्वल टू 0, और ये जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल 0 है क्योंकि dt का मान 0 है, यह बहुत कम है। अब ds हम कॉमन ले ले, तो d1n माइनस d2n इंटू ds इक्वल टू 0, दोनों तरफ ds से भाग दोगे, तो d1n माइनस d2n इक्वल टू 0 या d1n इक्वल टू d2n, अर्थात विद्युत विस्थापन सदिश का अभिलंब घटक माध्यम की परिसीमा के अनुदिश सतत रहता है, यह परिवर्तित नहीं होता है। अतः d का अभिलंब घटक अर्थात dn दोनों माध्यमों की परिसीमा पर समान रहता है, या dn माध्यमों की परिसीमा के अनुदिश सतत है। अब d1n इक्वल टू d2n आया है और d इक्वल टू इप्सिलॉन e होता है। सो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, इप्सिलॉन1 e1n इक्वल टू इप्सिलॉन2 e2n, और इप्सिलॉन1 और इप्सिलॉन2 दोनों अलग अलग हैं, इसलिए e1n का मान e2n के बराबर नहीं होगा। सो d1n हमारा ये आ गया, d2n ये आ गया, d1n इक्वल टू d2n है, तो इन दोनों को मैं बराबर कर देता हूं। सो इप्सिलॉन1 e1n इक्वल टू इप्सिलॉन2 e2n, और हमने कहा था इप्सिलॉन1 तथा इप्सिलॉन2 बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग माध्यमों की विद्युतशीलताएं हैं, इसलिए e1n का मान e2n के बराबर नहीं होगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र का अभिलंब घटक माध्यम की सीमा के अनुदिश सतत नहीं रहता है। अतः E का अभिलंब घटक माध्यमों की परिसीमा के अनुदिश परिवर्तित होता है, या En माध्यमों की परिसीमा के अनुदिश सतत नहीं है। तो हमने इस स्पर्शरेखीय घटक विद्युत क्षेत्र के लिए E1t इक्वल टू E2t निकाला था, परंतु E1n इज नॉट इक्वल टू E2n है, D1t इज नॉट इक्वल टू D2t होता है, जबकि D1n इक्वल टू D2n। तो माध्यमों की परिसीमा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का स्पर्शरेखीय घटक समान रहता है तथा विद्युत विस्थापन सदिश का अभिलंब घटक समान रहता है। यहां पर हम आज का हमारा ये लेक्चर समाप्त करते हैं। गुड बाय।